Hey, hello everyone, I'm Kajal Kaur and welcome to your YouTube channel CA Sansar. I'm back with a topic which is network and network forms in CA Act. So without wasting your valuable time, let's start. नेटवर्क है नेटवर्क फर्म इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूएस की फर्म है जो कि बड़ी फर्म है, उसे इंडिया में आकर काम करना है। तो वो क्या खुद इंडिया में आकर काम करती है? नहीं, वो एक इंडिया की बड़ी फर्म को चूज़ करती है, उसके साथ वो टाई अप करती है और वो दोनों फर्म्स मिलकर, इंडिया की और यूएस की फर्म मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं और फिर एक साथ काम करते हैं, कॉमन ब्रांड नेम में काम करते हैं। मतलब नाम तो यूएस की फर्म का हो गया पर काम इंडिया की फर्म कर रही है इंडिया में रहकर। तो मीनिंग ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क फॉर्म्स क्या होती है? तो क्या कॉमन एट्रीब्यूट्स है टू फॉर्म अ नेटवर्क। तो ये एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है विच एम टू कॉर्पोरेशन, मतलब ये दोनों फॉर्म्स मिलकर कॉर्पोरेशन में काम करती हैं। ये प्रॉफिट शेयरिंग करती है, कॉस्ट शेयरिंग करती है, इनकी ओनरशिप कॉमन होती है, इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कॉमन होता है, इनकी जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ है ना वो ये कॉमन यूज़ करती हैं। इसके बाद इनकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती है वो कॉमन होती है, इनके ब्रांड का नेम कॉमन होता है। ये सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज शेयर करते हैं। प्रोफेशनल रिसोर्सेज से मतलब इनका जो पार्टनर्स है वो कॉमन होता है, इनका स्टाफ जो है वो कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई स्टाफ है और यूएस में भी है तो वो इंटरचेंजेबल है। इंडिया का स्टाफ कुछ टाइम पीरियड के लिए यूएस में शिफ्ट किया जा सकता है और यूएस का स्टाफ कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडिया में शिफ्ट किया जा सकता है। इनका टेक्निकल डिपार्टमेंट सेम होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट कॉमन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के किसी नेटवर्क फॉर्म को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई या यूएस की किसी नेटवर्क फॉर्म को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उनको हैंडल करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है वो कॉमन होता है। इनकी ऑडिट की मेथोलॉजीज कॉमन होती है, इनकी ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं, ऑडिट के मैनुअल जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो स्टाफ है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है और जो यूएस में बैठा हुआ स्टाफ है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उन दोनों को कॉमन जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो कॉमन होता है। इनका कॉमन सिस्टम हम कहते हैं सर्वर इनका कॉमन होता है, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि क्लाइंट का डेटा, बिलिंग और टाइमिंग रिकॉर्ड्स ये एक्सचेंज करने के लिए कॉमन सिस्टम होता है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क में भी फॉर्म्ड एज म्यूचुअल एंटिटी, इसको पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में भी फॉर्म किया जा सकता है। ये एलएलपी के तरह भी फॉर्म हो सकती है। नेटवर्क में भी फॉर्म एज अ कंपनी, पर अगर कंपनी है तो उसे ओनली फॉर कंसल्टेंसी वर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सोल प्रैक्टिशनर के रूप में हो सकती हैं, ये प्रोप्राइटरशिप की तरह हो सकती है, पार्टनरशिप की तरह हो सकती है, या फिर अदर फॉर्म्स जो भी परमिटेड इन द एक्ट होता है। पर ये बात याद रखने की है कि एक जो फॉर्म है वो ओनली एक ही नेटवर्क को चूज़ कर सकते हैं, एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके जो पार्टनर्स होते हैं ना वो भी कॉमन पार्टनर्स अगर हैं तो वो भी सिर्फ सिंगल नेटवर्क, वन ही नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एथिकल कंप्लाइंसेस कुछ हो गए कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपके बीच दो फॉर्म्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, तो उन फॉर्म्स को कुछ जर्नल और स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस को फॉलो करना होता है एज पर द इंस्टीट्यूट। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस ये हैं कि जो अगर एक फॉर्म ऑफ नेटवर्क स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसी नेटवर्क की अदर जो फॉर्म्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कोई भी बुक कीपिंग या इंटरनल ऑडिट का काम यूज़ नहीं कर सकती, या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं ले सकती जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को प्रोहिबिटेड है। और इनमें कुछ रोटेशन के जिन जिन कंपनीज़ में प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं जहाँ भी, तो वहाँ अगर एक ऑडिटिंग फॉर्म जो रिटायर हो रही है वो नेटवर्क का फॉर्म है तो सेम नेटवर्क की दूसरी फॉर्म अपॉइंट नहीं हो सकती। और नेटवर्क पे एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस भी लगती है, एडवर्टीजमेंट की सारी गाइडलाइंस को उनको कंप्लाई करना पड़ता है। और अगर बस नेटवर्क प्रोफेशनल स्टेशनरी में अपने नेटवर्क फॉर्म एज एडवर्टीजमेंट मेंशन कर सकती हैं। उसके बाद अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क आप ऐसे ही फॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए नेम ऑफ नेटवर्क को अप्रूव करने के लिए फॉर्म ए में एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है इंस्टीट्यूट को। और नेम ऑफ नेटवर्क ऐसा होना चाहिए एंड कंपनी और एसोसिएट ये वर्ड्स नेटवर्क के नेम पर यूज़ नहीं होते हैं। नेटवर्क के नेम के लिए एंड एफिलिएट्स वर्ड्स यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो ए बी एंड एफिलिएटर्स होगा, या फिर आपकी एलएलपी है तो ए बी एफिलिएटर्स एलएलपी, या फिर आपकी लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ए बी एफिलिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, या फिर ए बी एफिलिएट्स लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है।
उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म ए में जो भी एड्रेस मेंशन किया है आपकी फर्म में, इंस्टीट्यूट उस नेम को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है वो इन्फॉर्म कर देती है फर्म को। पर नाम का अप्रूव हो जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फर्म उस नेटवर्क के नाम पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती है। उसके लिए नेटवर्क को अलग से रजिस्टर करवाना होता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उस जो नाम इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया है ना, उस नाम को इंस्टीट्यूट 3 महीने तक रिजर्व रखती है। उस 3 महीने के अंदर अंदर फॉर्म बी में फॉर्म को एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क। अगर 3 महीने के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट को एप्लीकेशन मिल जाती है तो वो नाम रजिस्टर कर देती है, और अगर नहीं मिलती, जो वो रिजर्व नाम कर रखा है, तो इंस्टीट्यूट उसको कैंसिल कर देती है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क ये मैंडेटरी है। और अगर डिफरेंट फर्म इंडियन फर्म्स होती हैं, वो अगर कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म के नेटवर्क का पार्ट है, तो वो दोनों डिफरेंट इंडियन फर्म्स भी एक नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड नेटवर्क, अगर आपका नेटवर्क रजिस्टर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कोई एक नई फर्म नेटवर्क का पार्ट बनना चाहती है, या फिर कोई एक ऑलरेडी फर्म है जो नेटवर्क का पार्ट है वो एग्जिट करना चाहती है नेटवर्क से, तो उसके लिए फॉर्म सी में 30 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है इंस्टीट्यूट को। लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क विद एंटिटीज़ आउटसाइड इंडिया, मतलब आपकी कोई इंडियन फर्म है, वो किसी आउटसाइड इंडिया की एंटिटी के साथ एक नेटवर्क फॉर्म करना चाहती है और लिस्ट करना चाहती है, तो उसके लिए फॉर्म डी में एक डिक्लेरेशन 30 डेज़ के अंदर अंदर उस अरेंजमेंट की 30 डेज़ के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट को डिक्लेरेशन भेजनी पड़ती है। कंसेंट ऑफ क्लाइंट, द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक नोटिस, मतलब अगर आपका नेटवर्क रजिस्टर हो गया तो इसे एक पब्लिक नोटिस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो उसमें कंसेंट ऑफ क्लाइंट विल बी डीम्ड टू बी ऑब्टेन, मतलब अलग से आपको कंसेंट ऑफ क्लाइंट को ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दी कि कौन कौन सी चीज़ें नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। अब कोई 2 फर्म्स मिलकर काम कर रही है, वो नेटवर्क है या नहीं, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर पाता उस एंटिटी के लीगली सेपरेट या डिस्टिंक्ट होने से। फॉर एग्जांपल एक लार्ज स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ रेफरल वर्क का काम कर रही है, तो उसको नेटवर्क बिल्कुल नहीं माना जाता। और कोई एंटिटीज शेयरिंग ऑफ इमटेरियल, कोई छोटी छोटी कॉस्ट को शेयर करके ऑडिट की मेथोलॉजीज और मैनुअल की कॉस्ट को शेयर कर रही है, तो उसको नेटवर्क बिल्कुल नहीं माना जाता। कोई एसोसिएशन बन रहा है, दो अनरिलेटेड एंटिटी के बीच में एसोसिएशन बन रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो वो नेटवर्क बिल्कुल नहीं बनता। और अलग अलग फर्म मिलकर जॉइंटली एक प्रपोजल पर रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसको नेटवर्क बिल्कुल नहीं माना जाता। और अगर कोई शेयर कर रही है कॉस्ट को या फिर किसी रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं कॉमन ऑडिट मेथोलॉजीज के लिए, पर जहाँ नो एक्सचेंज ऑफ पर्सनल का, क्लाइंट का या फिर मार्केट का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसे नेटवर्क बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना है।